HCl और ब्लड पीएच, क्योंकि HCl से ब्लड पीएच जो है उसको अप डाउन किया जा सकता है। लास्ट लेक्चर जो चल रहा था उसमें सवाल उठ रहा था कि पानी की जो पीएच है वो 7 है, उसके बाद भी 7 पीएच होने के बाद भी जबकि ब्लड की पीएच जो है 7.36 टू 7.44 है, तो पानी कैसे मदद करेगा? ये तो हमारा जो खाना है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे कुछ जो सेल्स होते हैं ना, जिनका काम है फ्लूइड क्रिएट करना या फ्लूइड बनाना, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो तकरीबन 1.5 लीटर के करीब, क्योंकि वो मैंने पहले ही बोला था कि वेरिएशंस जो हैं हर जगह हैं मेडिकल बुक्स में, तो अप्रोक्सीमेट 1.5 लीटर के करीब जो है वो सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड, जो 6 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ठीक है। तो जिसकी पीएच वैल्यू होती है 6.8, उसके बाद में खाना जाएगा स्टोमक के अंदर, स्टोमक पेट के अंदर जब जाएगा तो वहां पे जो तकरीबन 1.5-2 लीटर के करीब जो है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, ठीक है। उसकी पीएच होती है, क्योंकि अगर हम एक्सीएल की पीएच देखें तो वो तो होती है अप्रोक्सीमेट 0.3, लेकिन उसमें गैस्ट्रिक जूस वगैरह मिलके वहां पे जो पीएच होती है वो 1 से 3 के बीच में होती है। उसके बाद है जो हमारा म्यूकस, जो गैस्ट्रिक म्यूकस के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होता है, उसकी पीएच जो होती है वो तकरीबन 6.5 टू 7.3 है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक की अलग होगी, ठीक है, क्योंकि एयर पैसेज की अलग होती है, ये गैस्ट्रिक ट्रैक की जो है वो लगभग ये बनेगी। उसके बाद है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है, क्योंकि जो हमारे सिक्रेशंस हैं वो पैनक्रियाज से भी आते हैं, गॉल ब्लैडर से भी आते हैं, और जो है अपना लीवर से भी आते हैं, और सकस एंटेरिकस उसका भी अपने अपने सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एपेक्स पीएच जो होती है वो डाइजेशन के लिए सुटेबल वो 8 होती है। अब उसमें अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो जो सबसे एल्कलाइन वो आता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की पीएच जो है 8.3 टू 8.4 अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है। उसके बाद है एमाइलेज। एमाइलेज की पीएच जो है 7.6 टू 7.2। लाइपेज की पीएच 8 होती है, ठीक है। प्रोटीएसिस जो हमारे प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो पीएच है वो अप्रोक्सीमेट 7.8 है। इसके बाद में लीवर की जो लीवर से जो बाइल आता है, डक्ट, हेपेटिक डक्ट, उसकी जो है उससे जो पीएच मतलब वो आ रहा है बाइल, उसकी पीएच जो 7 से 8.6 है। और वहीं पे अगर हम सिस्टिक डक्ट की बात करें, ठीक है, जो कि गॉल ब्लैडर से निकलती है, वो 6.9 टू 7.3। देखिए इस दोनों में भी फर्क आ गया, क्योंकि फिर ये आगे कॉमन बाइल डक्ट में आते हैं और कॉमन बाइल डक्ट जो है अम्प्लॉफमीटर पे खुलती है। अब नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि ये जितने भी आप वो देख रहे हैं इसमें ज्यादातर जो एसिडिक कंटेंट है पीएच वो स्टोमच की है, ठीक है, आमाशय की है हमारे की। अब नॉर्मली कहते हैं कि जी पानी पीने से उसमें क्या फायदा होगा। देखिए पानी पीने के लिए होता क्या है कि हम पानी, एक आम आदमी को अप्रोक्सीमेट 2 लीटर पानी पीना होता है कि एवरेज, ठीक है। लेकिन जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं वो उन्हें बनाने वाले जो सेल हैं, ठीक है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर हैं, और पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स के अंदर है, सकस एंटेरिकस के अंदर हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर हैं या लीवर के अंदर हैं, उन सबको काम करने के लिए
क्या चाहिए? एक सुटेबल इन्वायरमेंट। तो उस इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रॉपर पानी पीना चाहिए ताकि बॉडी को हम हाइड्रेट कर सकें। पानी भी होगा उसमें और फ्लूइड भी होगा। ठीक है, पानी की pH 7 है, लेकिन ये जितने भी एंजाइम्स आप बन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें कुछ एसिडिक हैं और कुछ एल्कलाइन है। तो इसलिए हमें रेगुलर तौर पे पानी पीना चाहिए। अब नॉर्मली पानी तो हम 2 लीटर के करीब पीते हैं, लेकिन हमारे जो स्राव हैं या जो हमारे फ्लूइड्स हैं या जो हमारे जूसेस हैं, वो कितनी मात्रा में बनते हैं? तकरीबन 8-9 लीटर के करीब जूसेस हमारे जो इंटरनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ग्लैंड्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। लगभग रेशो में अगर देखें तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो 1.5 लीटर के करीब सलाइवा प्रोड्यूस करता है। में अगर हम बात करें स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 लीटर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो उसका खुद का जो प्रोडक्शन है अप्रोक्सीमेट 1.5-2 लीटर का है। ठीक, पैनक्रियाज से 1.5 लीटर के करीब जो एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, और इसकी अगर हम बात करते हैं लीवर की और गॉल ब्लैडर की तो उससे भी 1-1.5 लीटर के करीब एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि अगर हम देखा जाए तो फीसिस में इसमें से कितने निकलते हैं? अप्रोक्सीमेट 0.2% वो फीसिस में आउट होंगे, बाकी सब दोबारा से रीअब्जॉर्ब होगा क्योंकि वो फिल्टर किडनी में जाएगा, किडनी से फिल्टर होगा और उसको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है? पानी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, ऑर्गन्स को एक सुटेबल इन्वायरमेंट देने के लिए। इसे कुछ मैं एग्जांपल्स भी देता हूँ। आपने देखा होगा कि चिलाइटिस की प्रॉब्लम है, स्टोमाटाइटिस है, उसमें क्या होता है कि जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं। वो एक साइन है, वो एक साइन है कि भाई हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो रही है, हमारी स्किन का हाइड्रेट। मेरे हिसाब से डिहाइड्रेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मेरे लिंक में मिल जाएगा, प्लीज एक बार उसे देख लेना, छोटा सा ही वीडियो है। तो अब मेन चीज है कि बॉडी को सुटेबल इन्वायरमेंट देने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, और अगर नहीं दिया जाता है तो उसमें बीमारियां, होठों का फटना, कट्स का लगना, चिलाइटिस हो गया, स्टोमाटाइटिस हो गया, कॉन्स्टिपेशन होगा। अब कॉन्स्टिपेशन होने के बाद क्या होगा कि इंटेस्टाइन के अंदर ड्राइनेस बनेगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा। फिर उसके बाद में अगर रेक्टम के अंदर ड्राइनेस बनती है तो पाइल्स, फिस्टुला वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम चलेंगी, क्योंकि जितने भी एसिडोसिस डिसऑर्डर हैं उसके बाद शुरू होते हैं। जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करेंगे, और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करेंगे। एग्जांपल कि जैसे कि हमारा जो स्टोमक में डाइजेशन होगा, ठीक है, आमाशय के अंदर जो डाइजेशन होता है उसमें एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो पेट के जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम दूसरा देखेंगे इंटेस्टाइन का जो एनवायरनमेंट है, अगर वो एल्कलाइन है तो हमारे एल्कलाइन वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो वहाँ पे एल्कलाइन मेंटेन होगा एनवायरनमेंट, तो ही डाइजेशन करेंगे, नहीं तो प्रॉपर वे से डाइजेशन नहीं होगा। हमारा जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन है वो ही तो इसमें ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, लैक्टेल्स में एब्जॉर्ब होगा। अब मेन चीज़ क्या है कि अगर वहाँ का जो इंटेस्टाइनल एनवायरनमेंट है वो एसिडिक रहेगा तो एक तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, और वही चीज़ जो है वहाँ से निकल के एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएंगी। तो इस तरह से ब्लड का जो पीएच है वो इंटेस्टाइन के बिहाफ पे ही मैनेज होगा। ठीक है, अगर आप एल्कलाइन डाइट लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी आपका ब्लड एसिड लेवल इंक्रीज है, तो उस टाइम पे एल्कलाइन डाइट ली जाती है। ठीक है, तो डाइट, वाटर, इन दोनों से हम अपने पीएच को मेंटेन कर सकते हैं।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो न्यूरोथेरेपी इसमें बहुत हेल्पफुल है। देखिए नेचुरल जो है वो तो इनटेक जो है वो तो न्यूरोथेरेपी मैनेज नहीं कर सकती, बट हाँ अगर कोई प्रॉब्लम होगी और पर्सन अपने आप को रीसेट करना चाहता है या पर्सन अपने आप को ठीक करना चाहता है तो उसमें न्यूरोथेरेपी बहुत कारगर है। उसका गुरुजी ने काफ़ी सारे इसमें फॉर्मूलाज दिए हैं, जैसे कि हमारा एक नॉर्मल फॉर्मूला है। अब पेशेंट को अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो पहले तो न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स चेक कीजिए, उनके जो पेन पॉइंट्स हैं उन्हें रिमूव कर दीजिए तो उससे बेटरमेंट हो जाएगी। और इसमें और फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि न्यूरोथेरेपी में नॉर्मल अजय नॉर्मल है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, फास्ट ट्रीटमेंट है वो अच्छा रिजल्ट देता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो हम उसमें लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट यूज करते हैं, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। राउंड नॉर्मल से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो उस हमने देखना है कि न्यूरोथेरेपी के हिसाब से उसको एनालाइज कर लेना है और फिर उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट बना देना है। एक जैसे मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से बोला था कि जो स्पाइन है वो बहुत मैटर करती है। अगर इस स्पाइन का सेटलमेंट देखिए, अगर क्योंकि नेवल डिस्प्लेसमेंट में स्पाइन का बहुत बड़ा रोल है, और कोशिश कीजिए बाकी हो जाएगा।